तो आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं 12th क्लास हिस्ट्री का चैप्टर 5 यात्रियों के नज़रिए। इसके पहले भी इस चैप्टर के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने अल-बरूनी की जीवन परिचय के में समझा था, उसकी भारत यात्रा के बारे में भी पढ़ा था और उन्होंने जो ग्रंथ लिखा था उनके बारे में भी काफ़ी कुछ समझा था। और फिर इसके बाद हमने इब्न बतूता की जीवन परिचय के बारे में समझा, उनकी यात्राओं के बारे में पढ़ा और फ्रांसवा वर्निया के जीवन परिचय के बारे में भी समझा है। उन्होंने भारतवर्ष में कौन कौन सी यात्राएं की, जो कुछ देखा भारत में वह सब अपनी यात्रा वृत्तांत में लिखा। तो यह सब कुछ जो कि हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है संचार की एक अनोखी प्रणाली। संचार की एक अनूठी प्रणाली, इसमें हम व्यापारियों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य विशेष उपाय करता था। मतलब संचार की एक अनूठी प्रणाली थी, एक जगह से दूसरी जगह संदेश पहुंचाना, उसके लिए एक प्रणाली हुआ करती थी, उसके बारे में समझेंगे। तो व्यापारियों को प्रोत्साहित करने के लिए एक राज्य विशेष उपाय करता था। लगभग सभी व्यापारिक मार्गों पर सराय तथा विश्राम गृह स्थापित किए गए थे। इब्न बतूता डाक प्रणाली की कार्य कुशलता देखकर चकित हुआ, जिससे व्यापारियों के लिए न केवल लंबी दूरी तक सूचना भेजना और उधार प्रेरित करना संभव हुआ, बल्कि अल्प सूचना पर माल भेजना भी। डाक प्रणाली इतनी कुशल थी कि जहां सिंधु से दिल्ली की यात्रा में 50 दिन लगते थे, वहीं गुप्तचरों की खबरें सुल्तान तक इस डाक व्यवस्था के माध्यम से मात्र 5 दिनों में पहुंच जाती थी। अब डाक प्रणाली की मतलब इस प्रकार से है इब्न बतूता की जो कि डाक प्रणाली बताई गई है, जो कि व्यापारी को प्रोत्साहन करने के लिए विशेष उपाय करता था। इब्न बतूता की डाक प्रणाली में कुशलता पूर्वक देखकर एवं चकित हो गई थी, लोग देखकर इसकी डाक प्रणाली को चकित हो गई थी, क्योंकि जहाँ पर सूचना भेजना इतना कठिन हुआ करता था, बहुत समय लग जाता था। इस प्रणाली के अंतर्गत 4 या 5 दिनों में सूचना राजा तक पहुँच जाती थी और इससे व्यापार प्रदान भी आदान प्रदान होने लगा था। टॉपिक है वर्निया तथा अविकसित पूर्व। तो वर्निया और अविकसित पूर्व जो कि शहर रही है, जहां इब्न बतूता ने हर उस चीज़ का वर्णन करने का निश्चय किया जिसने उसे अपने अनूठेपन के कारण प्रभावित और उत्सुक किया। वही वर्निया एक विभिन्न बुद्धिजीवी परंपरा से संबंधित था। उसने भारत में जो भी देखा वह अपनी सामान्य रूप से यूरोप और विशेष रूप से फ्रांस में व्याप्त स्थितियों से तुलना तथा भिन्नता को उजागर करने के प्रति अधिक चिंतित था। विशेष रूप से वे स्थितियां जिन्हें उसने अवसादकारी पाया, उनका विचार, रीति रिवाज, निर्माण तथा बुद्धिजीवी वर्ग को प्रभावित करने का था, ताकि वह सुनिश्चित किया जा सके कि वे ऐसे निर्णय ले सके जिसे वह सही मानता था। तो मतलब वर्निया जो था, जिसने भारतवर्ष में यात्रा की तथा अपनी बुद्धिमती से उन ग्रंथों को लिखा जो भारत में विकसित की जाति व्यवस्था आदि सब के बारे में जो कुछ भी देखा उसने अपनी यात्रा वृत्तांत में लिखा। तो इसके अंदर हम देख सकते हैं जैसे वर्निया के ग्रंथ ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर में अपने गहन प्रशिक्षण, आलोचनात्मक अर्थशुद्ध तथा गहन चिंतन के लिए उल्लेखनीय है। उसने वृत्तांत में भी की गई सच्चाइयों में मुगलों के इतिहास को एक प्रकार के वैश्विक ढांचे में स्थापित करने का प्रयास किया। वह निरंतर मुगलकालीन भारत की तुलना तत्कालीन यूरोप से भी करता रहा, भारत की तुलना जो कि यूरोप की स्थिति से करता रहा। सामान्यतः यूरोप की श्रेष्ठता को रेखांकित करते हुए भारत का चित्रण दो विपरीत के नमूने पर आधारित था, जहां भारत को यूरोप के प्रतिलोम के रूप में दिखाया गया था। यह फिर यूरोप का विपरीत, जैसा कि कुछ इतिहासकार परिभाषित करते हैं कि जो भिन्नता महसूस की उन्हें भी पदानुक्रम के अनुसार क्रमबद्ध किया, जिससे भारत पश्चिम दुनिया को निम्न कोटि का प्रतीत हो सके। मतलब उन्होंने इब्न बतूता ने, फ्रांस वर्निया ने ट्रेवल्स द मुगल एम्पायर में बताया है, भारतवर्ष के बारे में समझा है और उसने भारत की जो कि यूरोप की स्थिति से वर्णन किया है। अब हमारा अगला टॉपिक है भूमि स्वामित्व का प्रश्न। अब भूमि स्वामित्व का जो प्रश्न है वह क्या है, तो वर्निया के अनुसार भारत और यूरोप के बीच मूल भिन्नताओं में से एक भारत में निजी भूस्वामित्व का भी अभाव है। उसका निजी स्वामित्व के गुणों में दृष्टित विश्वास था और उसने भूमि पर राजकीय स्वामित्व को राज्य तथा उसके निवासियों दोनों के लिए हानिकारक माना था। अब जो कि भूमि साहित्य राजकीय साहित्य था उस समय, उसे यह लगा कि मुगल साम्राज्य में सम्राट सारा भूमि का स्वामी होता था। तो भूस्वामित्व के अंतर्गत जो कि सम्राट जो कि भूमि का सम्राट जो कि राजा हुआ करता था, जो इसे अपने अमीरों के बीच बांटता था और उसे अर्थव्यवस्था और समाज के लिए अर्थकारी परिणाम देते थे। इस प्रकार का अवबोधन वर्निया तक ही सीमित नहीं था, बल्कि 16-17 शताब्दी के अधिकांश यात्रियों के वृत्तांतों में यह देखने को मिलता है कि वहाँ का राजकीय जो स्वामित्व हुआ था, धरती का जो मालिक हुआ करता था भूस्वामित्व का, तो जो कि
राजा हुआ करता था। उसके बाद अपनी प्रजा में के मंत्रियों को ज़मीन बांट देता था। फिर मंत्रियों द्वारा लोगों तक ये ज़मीन पहुंचती थी और लोग उस पर खेती करते थे। राजकीय भूस्वामित्व के कारण बढ़िया तर्क देता है कि भूधारक अपने बच्चों को भूमि नहीं देते थे, इसीलिए वे उत्पादन के स्तर को बनाए रखने और उसकी बढ़ोतरी के लिए दूरगामी निवेश के प्रति उदासीन हुआ करती थी। वह सब जो कि भूमि का स्वामित्व हुआ करता था, तो भूस्वामित्व के अंतर्गत जो कि मुगल साम्राज्य हुआ करता था उनकी भूमि हुआ करती थी, वह मंत्रियों में बांट दिया करते थे। और मंत्री किसानों को, तो किसान उस खेती किया करते थे, लेकिन वहाँ के बच्चों को भूमि देने का अधिकार नहीं हुआ करता था। वह अपने बच्चों के लिए भूमि नहीं बांटते थे। अगला टॉपिक है एक अधिक जटिल सामाजिक सच्चाई, मतलब वहाँ के समाज की हकीकत सच्चाई क्या थी। तो हालांकि मुगल राज्य को निरंकुश रूप से देखने की तमन्यता स्पष्ट है, लेकिन उसके विपरीत कभी कभी एक अधिक जटिल सामाजिक सच्चाई की ओर इशारा करती है। कि उदाहरण के लिए वह कहता है कि शिल्पकारों के पास अपने उत्पादनों को बेहतर बनाने का कोई प्रोत्साहन नहीं था, क्योंकि पुस्तकों का अधिग्रहण राज्य द्वारा किया कर लिया जाता था, इसलिए उत्पादन हर जगह पतोन्मुख था। साथ ही वह यह भी मानता है कि पूरे विश्व से बड़ी मात्रा में बहुमूल्य धातुएं भारत में आती थीं, क्योंकि उत्पादनों का सोने और चांदी के बदले निर्यात होता था। वह एक समृद्ध व्यापारिक समुदाय जो लंबी दूरी से बेनियार किससे संकलन था अस्तित्व को ही रेखांकित करता था। मतलब यहाँ की जो जटिल सामाजिक सच्चाई हुआ करती थी, तो कभी कभी अधिक जटिल सामाजिक सच्चाई की ओर इशारा करती है। कि उदाहरण के लिए वह कहता है कि शिल्पकार अपने पास उत्पादन को बेहतर बनाने का प्रोत्साहन नहीं करते थे, अधिग्रहण राज्य तथा के द्वारा किया जाता था, इसीलिए उत्पादन हर जगह प्रमुख नहीं हुआ करता था। तो यह सब जो कि उस समय की सामाजिक सच्चाई हुआ करती थी।